ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्टेटमेंट 1 एंड 2 दो स्टेटमेंट वाला सवाल है, और इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि पहला स्टेटमेंट कि KiO3 इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ I2, और जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ट्रीट करें हाइपो के साथ। तो कहा जा रहा है कि हाइपो और KiO3 के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे। नहीं, ऐसा है क्या या नहीं, तो देखते हैं। KiO3 जब ऑक्सीडाइज होगा I2 में तो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 5। क्यों? +5 से 0 में गया और एक आयोडीन का एटम है तो इसका वैलेंसी फैक्टर है 5। हाइपो, अच्छा फिर हाइपो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइपो, और इसको फर्दर I- में भेजेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। और हाइपो अगर हम लिख ही लेते हैं फॉर्मूला, तो हाइपो इज Na2H2O3, और ये ऑक्सीडाइज होके Na2S4O6 बनाता है। तो अगर ऑक्सीडाइज होके ये Na2S4O6 तो यहाँ अगर इसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हाइपो में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का अगर निकालें तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन -2 में तो 2 ऑक्सीजन -6 में, और सोडियम +1 में तो 2 सोडियम +2 में, यानी एक सल्फर आ गया +2 में। और यहाँ देखें तो 6 -2 और ये हो गया +2, तो ये 10, यानी ये हो गया 2.5। एक सल्फर में चेंज 2 से 2.5 हो जा रहा है। एक सल्फर में देखेंगे ऑक्सीजन स्टेट 2 से बढ़ के 2.5 हो रहा है, तो एक सल्फर में चेंज 0.5 का, इसमें 2 सल्फर है, सो इसका वैलेंसी फैक्टर इज़ 1। तो सबका वैलेंसी फैक्टर इसमें 5 आ रहा है और यहाँ पे इसका 1 आ रहा है, तो इनके आपस में मिली इक्वेलेंट्स बराबर नहीं हो सकते। मिली इक्वेलेंट्स एक पर्टिकुलर रिएक्शन में बराबर होते हैं। I2 से I- होगा तो I2 से I- के मिली इक्वेलेंट्स आपस में बराबर होंगे, इसके आपस में बराबर होंगे, ठीक है, बट इसका और इसका आपस में बराबर नहीं होगा। अब देखो I2 का यहाँ पे, अगर I2 का इस रिएक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर देखा जाए, आयोडीन का अगर वैलेंसी फैक्टर देखा जाए तो इस रिएक्शन में आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर है 10। अगर आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर देखा जाए तो I2 से इस वाली रिएक्शन में आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर है 10, और इस वाली रिएक्शन में इसका वैलेंसी फैक्टर है 2। तो जो बजिंग है उसी का वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शन में डिफरेंट है, तो ये इनके आपस में इक्वेलेंट्स बराबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ए केमिकल रिएक्शन मिली इक्वेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट आर इक्वल एंड ऑल्सो इक्वल टू मिली इक्वेलेंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। हाँ सही बात है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐसा होगा, पर ये तो 2 डिफरेंट रिएक्शंस आ गई, तो 2 डिफरेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, आई बात समझ में? कॉम्प्रिहेंशन 1 देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 1 जो है मोल कॉन्सेप्ट से है, और इसमें पहली बात यह है कि मोल कॉन्सेप्ट में हमने लिमिटिंग एजेंट सुना था। लिमिटिंग एजेंट को डिटरमाइन करने के कई सारे तरीके हैं,
और इसमें से 3 स्टूडेंट 3 तरीके से लिमिटिंग रीजन डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट क्या करता है कि कैलकुलेट द मिनिमम मोल्स ऑफ ए नीडेड टू कम्प्लीटली कंज्यूम बी। इस रिएक्शन में बी को कम्प्लीटली कंज्यूम करने के लिए ए के मोल्स कैलकुलेट कर देता है स्टोइकियोमेट्री का यूज़ करके। और अगर अवेलेबल अमाउंट ऑफ ए एक्सीड्स व्हाट नीडेड, जितना चाहिए था, जितना कम्प्लीटली कंज्यूम करने के लिए चाहिए, अगर उससे अवेलेबल ए का जो अमाउंट है अगर उससे ज़्यादा होता है तो बी लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, अदरवाइज ए विल बी द लिमिटिंग रीजेंट। सही बात है। बी को कम्प्लीटली कंज्यूम करने के लिए ए के जो मोल्स चाहिए वो निकालियो और उसको कंपेयर करो गिवन मोल से। अगर गिवन मोल्स एक रिक्वायर्ड मोल्स से ज़्यादा है तो ए तो लिमिटिंग रीजेंट होगा नहीं, क्योंकि ए रिक्वायर्ड से ज़्यादा अमाउंट है, तो बी ख़त्म हो जाएगा तो भी ए बचा रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर बी लिमिटिंग हो, अगर ए बच गया तो बी लिमिटिंग हो गया। अच्छा, रिक्वायर्ड से अगर ए के मोल्स कम होते हैं, ए के जो मोल्स हैं वो रिक्वायर्ड मोल्स से कम, कम्प्लीटली कंज्यूम करने के लिए जो रिक्वायर्ड मोल्स है उससे भी कम है ए के मोल्स, तो एक खुद लिमिटिंग रीजेंट हो गया। ठीक है। तो पहला तो बहुत सही तरीका है, निकाला जा सकता है। स्टूडेंट 2 जो डिटरमाइन करता है वो दूसरे तरीके से, उसने कैलकुलेटेड द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली। जो इनिशियली रिएक्टेंट रहते हैं उसके मोल्स का रेशियो निकाल देता है और उसको कंपेयर करता है थ्योरेटिकल मोल रेशियो, मतलब स्टोइकियोमेट्री से। जैसे अगर हमने मान लिया कि ए और बी, ए का मोल जो है वो Na है और बी का मोल Nb है, तो Na/Nb ये हो गया, ये इनके मोल्स का रेशियो हो गया और इनका थ्योरेटिकल रेशियो हो गया इनका कोएफिशिएंट A/B। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर थ्योरेटिकल रेशियो A/B ज़्यादा हो गया, A/B की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये अगर ऐसी कंडीशन है कि A/B इज़ ग्रेटर देन Na/Nb, इसका मतलब हो गया कि ये जो Na है वो लिमिटिंग रीजेंट है। हाँ, ये भी सही बात है। ठीक है। If the theoretical ratio exceeds the ratio of moles actually taken, then the reactant in the numerator will be the limiting reagent. ये भी सही बात है। हाँ या ना? कैसे? तो देखो, अगर कंडीशन ऐसी आ रही है, इसका मतलब है बी को ख़त्म करने के लिए मिनिमम ए मोल्स, अगर हमें बी को कम्प्लीटली कंज्यूम करना है तो बी के मोल्स अगर बी हैं तो ए के ए चाहिए। अगर ये रेशियो इतना होता है तो दोनों कंज्यूम हो जाएंगे कम्प्लीटली। पर अगर मोल्स का रेशियो उससे कम आया, मतलब बी की वैल्यू ज़्यादा है ए की वैल्यू कम है, तो ख़त्म करने के लिए जो चाहिए वो ए चाहिए, पर इसकी वैल्यू तो उससे कम आ गई, Na की वैल्यू जो है वो उससे भी कम आ रही है, सो ए विल बी लिमिटिंग रीजेंट। और अगर मोल्स का रेशियो थ्योरेटिकल रेशियो से ज़्यादा आ गया, मतलब ए ज़्यादा है और बी कम है, तो बी विल बी द लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है। स्टूडेंट 3 कैसे डिटरमाइन करता है? वो प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर देता है। अगर ए कंज्यूम हो जाए तो प्रोडक्ट का कितना अमाउंट आएगा, और बी कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए तो प्रोडक्ट का कितना अमाउंट आया, और जो सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वही लिमिटिंग एजेंट है। सही बात है। कैसे? तो अगर मान लो हमने ए को कम्प्लीटली कंज्यूम करा के प्रोडक्ट का कैलकुलेट किया कि प्रोडक्ट सी कितना आ रहा है, फिर बी को कम्प्लीटली कंज्यूम करा के प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया कि सी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। अब इनमें से जो मिनिमम होगा, इनमें से जो जिसके लिए मिनिमम प्रोडक्ट सी प्रोड्यूस होगा, यानी उस रिएक्टेंट का अमाउंट कम है, उस रिएक्टेंट का अमाउंट पर स्टोइकियोमेट्री कम है, और वही स्पीसीज लिमिटिंग एजेंट हो जाएगी। तो तीनों की डेफिनेशन लिमिटिंग एजेंट की सही है। तो क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट स्टूडेंट हैज़ हैव डिफाइंड लिमिटिंग एजेंट करेक्टली, तो डी ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट 1 in first experiment find 1 mole of A reacted with excess moles of excess reagent B, and in second experiment when 1 mole of B is reacted with excess reagent of A, then in a later experiment mass of the product produced was greater। ठीक है, मतलब बाद वाले सेकंड एक्सपेरिमेंट में प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जिसको हमने 1 मोल A को रिएक्ट किया एक्सेस ऑफ B,
और सेकंड में 1 मोल बी रिएक्ट किया एक्सेस ऑफ ए, और सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज ग्रेटर। इसका मतलब है कि 1 मोल ए से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, और 1 मोल बी से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो ए का कम आ रहा है, हाँ है ना। देन विच शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर ए का अमाउंट कम आ रहा है, ए का मोल 1 लेने पे और बी का एक्सेस में लेने पे प्रोडक्ट, बी का एक्सेस लेने पे प्रोडक्ट कम आ रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट कम आ रहा है, तो जो ए होगा वही लिमिटिंग रेंट हो जाएगा, यानी यहाँ 34 में ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 2 देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे बेस्ड है। अच्छा, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखा जाता है H2O2। अब देखो, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2.8 V है, इसका मतलब है कि 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस 22.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन एट STP। ठीक है, 2.8 V का मतलब हो गया कि 1 liter of this H2O2 sample will produce oxygen which will occupy 2.8 liter volume at STP। ठीक है, अब देखो, इससे हम इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं कि H2O2 से H2O प्लस हाफ O2, इसके 1 लीटर से इसका 2.8 लीटर प्रोड्यूस होगा, तो इसके मोल्स हो गए 2.8 लीटर STP प्रोड्यूस होगा, तो ऑक्सीजन के मोल्स हो गए 22.4 से डिवाइड कर दिया, तो ऑक्सीजन के मोल्स हो गए इतने। ऑक्सीजन के मोल्स इतने हो गए तो H2O2 के मोल्स इसका डबल हो गया, कोएफिशिएंट 1/2 है O2 का, और इतने मोल्स 1 लीटर में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसकी मोलैरिटी आ गई M = 2.8 अपॉन 11.2। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात और देख लेते हैं। तो अगर किसी का वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है, उसकी मोलैरिटी लिख सकते हैं, उसकी मोलैरिटी विल बी V अपॉन 11.2। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, अब इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है 11th क्लास की, केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हैं, उसके पास 3 सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, और तीसरा कंटेनर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, और एक और कंटेनर चौथा जो पूरा खाली है। अब देखो, उसको कहा जा रहा है टीचर से कि H2O2 का सॉल्यूशन बनाओ यूजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ कंटेनर 1, 2 and 3 एंड स्टोर इन कंटेनर 4। अच्छा, what volume of water required by Zarina to prepare maximum volume of 2.5% W/V H2O2 solution। तो H2O2 का एक सॉल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है 2.5% W/V। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, चाहे तो इक्विवेलेंट से कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशन है, हम इसको मोल से भी देखते हैं। मोल से क्या करते हैं, तो हमें 2.5% W/V बनाना है। ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V3। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज क्या? V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। 2.55% W/V का जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम जो है वो V लीटर्स है। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर V लीटर में देना है। अब देखो, ओरिजिनल जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है वो 2.55% W/V है, तो हम कह सकते हैं कि 2.55 ग्राम्स इन 100 ml, तो 1 लीटर में हो जाएगा 25.5 और V लीटर में हो जाएगा 25.5
25V, और अगर मोल्स निकाले तो 34 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया H2O2 का मोल। कैसे आया? तो देखो, हमने मान लिया कि जो फाइनल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका वॉल्यूम हमारे पास V लीटर है, और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर V लीटर है, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज V लीटर, और साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है कि उसका परसेंटेज W/V इज़ 25.5, तो ये ग्राम पर ml में होता है, तो 100 ml में उसका 2.55 होगा, तो 1 लीटर में निकालिए तो 100 ml में 2.55 है, तो 1 लीटर में 25.5 हो जाएगा, और अगर V लीटर में बताना हो तो 25.5 इंटू V, और मोल्स निकालने हो तो मास को हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो ये आ गया मोल्स ऑफ H2O2। H2O2 के मोल्स मिल गए। उसके बाद अब हमें H2O2 के मोल्स मिल गए। अब मिक्सिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन मिला उसका वॉल्यूम V है, उसमें H2O2 के मोल्स इतने हैं। अब ये दोनों आएंगे कहाँ से? तो कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 को मिलाने के बाद, ठीक है। कंटेनर 1 में मोलारिटी हो जाएगी 2.8 अपॉन 11.2, और वॉल्यूम 2 लीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कंटेनर 2 की मोलारिटी हो जाएगी 16.8 अपॉन 11.2, और वॉल्यूम इसका भी 2 लीटर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मोल्स मिल जाएंगे, और इसको इक्वेट करें 25.5 V अपॉन 34 से, है ना। तो यहाँ V मिल जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 11.2, और यहाँ से 28 इंटू 2, 28 प्लस 16.8 इज 8816, और 8816 हो गया, और 16 to 18 तो ये 19.2 इंटू 2 इंटू 34 अपॉन 25.5 इक्वल्स टू V, और इसको सॉल्व करें तो V की वैल्यू आ जाएगी 14/3। तो V की वैल्यू 14/3 लीटर आ गई, और इसमें से 4 लीटर तो कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 के कंपोनेंट्स हो गए, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज़ 14/3 माइनस 4 यानी 2/3, ये आ गया 0.67 लीटर। ठीक है। दूसरा तरीका नॉर्मलिटी का, तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N3V3, हम दोनों का मिक्स कर रहे हैं, ये तरीका देखते हैं। तो इसकी नॉर्मलिटी N1 मान गए, पहले सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हम N1 मान गए और दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N2 मान गए। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे N1V1 और दूसरे से N2V2, तो टोटल इनिशियल इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे N1V1 प्लस N2V2। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम V3 मान लिया और फाइनल सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी N3 मान लिया, तो फाइनल सॉल्यूशन में N3V3 ये आपस में 1 and 2 को मिला के सॉल्यूशन 3 बन रहा है। हम 1 and 2 को मिला के हम नया सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो 1 and 2 में जितने इक्विवेलेंट्स होंगे वही फाइनल सॉल्यूशन में भी हो जाएंगे। सो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N3V3। ठीक है। अब देखो, जब हम इसका नॉर्मलिटी निकालेंगे तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ नॉर्मलिटी के लिए लिखेंगे कि वैलेंसी फैक्टर इज H2O2 का वैलेंसी फैक्टर इज 2, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6। तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर का जब यूज़ करेंगे तो नॉर्मलिटी की वैल्यू आ जाएगी ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ अब मोलारिटी इंटू 2, यानी ये हो गया 5.6। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 5.6 और वॉल्यूम इज 2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 5.6 से डिवाइड किया, इंटू 2 कर दिया, तो ये इनिशियल सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट्स आ गए, ये फाइनल सॉल्यूशन से आ गए। ठीक है। और ये आ गया मोल्स, और फिर
इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 तरीके से कर सकते थे ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में ज़रीना इतना VH2O2 का सॉल्यूशन मिक्स करता है, ज़रीना इतना VH2O2 सॉल्यूशन बनाती है और इसको एक्सेस ऑफ KI के साथ मिक्स कर देती है और फिर वो टाइट्रेट किया जाता है, और जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है वो आयोडीन हाइपो के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन दैट कुड हैव बीन कंज्यूम्ड इन द अबव प्रोसेस। ठीक है, अब देखो हाइपो का हमें मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, तो हाइपो का अगर मैक्सिमम वॉल्यूम कंज्यूम होगा तो H2O2 का भी मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोड्यूस होना चाहिए। अब H2O2 का मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोड्यूस होना है तो अब देखो 2 चीज़ें हैं। पहला सॉल्यूशन है 16.8 का, दूसरा सॉल्यूशन है 2.8 का। पहला 16.8 का है और दूसरा जो है वो 2.8 का है, और हमें जो सॉल्यूशन बनाना है वो इनके बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं, मतलब इनके मिड में आ रहा है, और वो है 12.6 V का। ठीक है, अब देखो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ये वाला सॉल्यूशन कम्प्लीटली मिक्स किया जाएगा, क्योंकि जो मोलारिटी आ रही है वो जो फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रहा है वो इसके करीब में आ रहा है, तो इसका हम सारा अमाउंट मिक्स करें और इसका कुछ वॉल्यूम मिक्स करें, तो इसका तो हम 2 लीटर मिक्स करेंगे और इसका फिक्स नहीं है कितना मिक्स करें, तो ये बताना है कि कितना मिक्स करें, तो इसका मान हमने 20 लीटर मिक्स किया। ठीक है, इसका 20 लीटर मिक्स किया तो मोलारिटी विल बी, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी हो गई 16.8 अपॉन 11.2। इसका हमने 2 लीटर मिक्स किया क्योंकि हमें जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसके करीब में लाना है और साथ ही में मैक्सिमम वॉल्यूम भी करना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम तो इसके वॉल्यूम से हो जाएगा, और जो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए वो ये वजह से आ जाएगा। तो 16.8 V पूरा का पूरा मिला लो, 16.8 अपॉन 11.2 इसकी मोलारिटी आ जाएगी, इंटू 2 कर देंगे तो इसके मोल्स आ गए। इसका हमने 20 लीटर मिक्स किया तो इसकी मोलारिटी हो गई 2.8 अपॉन 11.2, और इसको V से मल्टीप्लाई किया तो इसके मोल्स आ गए। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 2 + V, और फाइनल सॉल्यूशन हमें 12.6 V का प्रोड्यूस करना है। अब देखो 11.2 कैंसिल कर दिया तो यहाँ से 33.6 हो जाएगा, और ये 2.8 V और ये 12.6 इंटू 2 + V आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू 6/7 आ रही है, मतलब इसका हमें V = 6/7 लीटर मिक्स करेंगे, उसका 2 लीटर मिक्स करेंगे। ठीक है, अब H2O2 सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम हो गया 2 लीटर प्लस V, यानी 20/7 लीटर्स। अब देखो जब हम हाइपो के साथ ट्रीट करेंगे, H2O2 को जब KI के साथ ट्रीट करेंगे तो ये H2O2 को KI के साथ ट्रीट करो, तो जब KI का साथ ट्रीट करेंगे तो KI को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, रिएक्शन अलग से लिख लेते हैं, H2O2 + KI ये प्रोड्यूस कर देगा I2, और H2O2 के प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से -2 में, 0 से -1 से 0 में। आयोडीन इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज फ्रॉम -1 to 0, और H2O2 -1 से है तो ये रिड्यूस होना चाहिए, तो H2O2 -1 से रिड्यूस हो जाएगा। H2O2 -1 से रिड्यूस हो गया, किस में चला जाएगा, तो H2O2 चला जाएगा। फिर इस I2 को हाइपो के साथ ट्रीट करते हैं, I2 + Na2 H2O3। ठीक है, तो ये फिर से I- में चला गया, 2I- और Na2 S4O6। अब देखो
इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2 का वैलेंसी फैक्टर यहाँ 2 आ रहा है, और इक्विवेलेंस ऑफ दिस I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो, इसका भी वैलेंसी फैक्टर यहाँ I2 का 2 ही आ रहा है, यानी H2O2 का इक्वल है इस I2 के विथ वैलेंसी फैक्टर 2, और यही I2 नेक्स्ट रिएक्शन में भी वैलेंसी फैक्टर 2 रख रहा है और हाइपो के साथ ट्रीट कर रहा है, यानी इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 और Na2S2O3 भी इस केस में बराबर आ जाएंगे, और इस केस में बराबर आ गए तो हम देख सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो, और इसको इक्वेट कर दें तो हाइपो की मोयारिटी, हाइपो की हमें नॉर्मलिटी दे रखी है या मोयारिटी देखो, तो हमें हाइपो की मोयारिटी दे रखी है 9/7, और हाइपो का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 1 आ गया, तो 9/7 इंटू वी हाइपो इंटू वैलेंसी फैक्टर 1, और H2O2 का मोयारिटी 12.6 है, इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी 12.6 अपॉन 5.6, और वॉल्यूम इज़ 20.7, तो इससे हम हाइपो का वॉल्यूम बता देंगे कि हाइपो का जो वॉल्यूम यूज़ होगा दैट विल बी 5 लीटर्स। ठीक है, चलिए कॉम्प्रिहेंशन 3 देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 3 में KSP दिया हुआ है, 3 स्पीसीज़ का KSP दिया हुआ है, और ये वाली रिएक्शन पूछी जा रही है, फेरिक हाइड्रोक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन पे Fe+3 की वाटर के साथ जो रिएक्शन है इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है, और KSP दिया हुआ है। और अच्छा, यहाँ पे एक डेटा और देना चाहिए कि टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन, और नहीं मेंशन है तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर मानना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है तो हमें KW की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड का डिस्ट्रीब्यूशन लिख है KSP, इसका KSP इज़ इतना, साथ में ये बैकवर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, वाटर का लिखा है तो वाटर का ये हो जाएगा, दोनों में हमें अगर ये नेट रिएक्शन चाहिए, ये वाली नेट रिएक्शन चाहिए, तो इस नेट रिएक्शन के लिए Fe+3 रिएक्टेंट में चाहिए, तो इसको रिवर्स फर्स्ट रिएक्शन, इसको हम फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दें, और सेकंड रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सेकंड रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस सेकंड रिएक्शन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको फर्स्ट में से, और फर्स्ट रिएक्शन को इसमें से माइनस कर दें, तो सेकंड रिएक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस फर्स्ट रिएक्शन, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो वाटर का क्यूब हो जाएगा, तो 3 वाटर रिएक्टेंट में 3 H+ प्लस 3 वाटर OH माइनस में होना चाहिए, और जब हम इसको उल्टा कर इसको -1 करेंगे तो इसके 3 OH रिएक्टेंट में आ जाएंगे, और प्रोडक्ट के 3 OH के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और Fe+3 रिएक्टेंट में बच जाएगा, और फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब देखो, जैसा रिएक्शंस पे हुआ उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं कि इसका K इक्विलिब्रियम विल बी KW, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW है, KW की पावर 3 अपॉन KSP, और वैल्यू पुट करें तो KW इज़ 10 की पावर -14, और KSP की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 की पावर -38, इससे आ जाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सस्पेंशन में FeCl3 ऐड करें तो क्या होगा। तो देखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन होगा तो इसमें AiOH होल थ्राइस Ai+3 OH माइनस बनाया होगा, ठीक है। अब इसमें जब हम Fe+3 ऐड करेंगे तो हो सकता है Fe+3 अभी Fe+3 3 OH माइनस के साथ रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना दे,
और इन दोनों रिएक्शंस का अगर हम सम करें तो नेट रिएक्शन ये वाली आ जाएगी Fe + 3 + AiOH होल थ्राइस सॉलिड से रिएक्ट करके बन गया Ai + 3 FeOH होल थ्राइस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें K, तो देखो ये हो गया KSP ऑफ AiOH होल थ्राइस और ये हो गया KSP ऑफ FeOH होल थ्राइस। और अगर हम इसको सम कर दें, इसको देखो दोनों का ऐड, सॉरी ये गड़बड़ है, ये हो जाएगा वन अपॉन KSP ऑफ FeOH होल थ्राइस। ठीक है, अब देखो नेट, अब दोनों को सम करें तो ये रिएक्शन आ रही है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP ऑफ AiOH होल थ्राइस अपॉन KSP ऑफ FeOH होल थ्राइस के बराबर है। और AiOH होल थ्राइस का KSP 2 × 10⁻³ और ये हो गया 6.4 × 10⁻38। इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जा रही है इतना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी दिस मच, 10⁵ के रेंज में आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन होता है, तो कलर ऑफ सस्पेंशन विल चेंज टू रेडिश ब्राउन। ठीक है, इस सस्पेंशन का कलर चेंज होकर रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाटर में हम कितना फेरिक हाइड्रोक्साइड, कितना फेरिक सल्फेट ऐड करें कि कोई फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी ना बने। तो अगर पीपीटी नहीं बनाना है तो इस कंडीशन में ऐसा है कि बस इक्विलिब्रियम रीच कर जाए और पीपीटी ना बने। अब देखो टेम्परेचर अगेन मेंशन करना चाहिए 298, तो 298 का भी मेंशन अगर होता नहीं है तो मान गए, तो 298 पे वाटर का KW इज़ 10⁻14, तो OH मास इज़ 10⁻7, तो OH मास की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 हो गई। अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 है और हम मान लेते हैं कि हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का x मोल या फेरिक हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी फेरिक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन XM है। तो अगर फेरिक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन XM है तो Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन 2x हो जाएगी, उसका डबल। और अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का KSP लिखें, जैसा कि अभी ऊपर के रिएक्शन में लिखा था, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में उल्टा अगर रिएक्शन लिखते हैं, जैसे AiOH होल थ्राइस का लिखा है, तो वैसे अगर हम Fe+3 का लिखते हैं तो Fe+3 के केस में कुछ ऐसा हो जाता कि Fe+3 OH माइनस बनता। सो इसका जब हम KSP लिखेंगे तो KSP विल बी Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस का क्यूब। ठीक है, अब Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन 2x है और OH माइनस 10⁻7 है, तो ये 10⁻, वाटर में 10⁻7 है, तो ये 10⁻21 हो गया। और ये जस्ट KSP के बराबर हो जाए तभी पीपीटी नहीं बनेगा, तो ये हो गया 6.4 × 10⁻38। और इसको इक्वेट करके हम x की वजह निकाल सकते हैं कि x इतना। अब ये तो मोलैरिटी आ गई
और हमें 2 लीटर में बताना है, तो 2 लीटर में मोल्स जो हो जाएंगे इसका डबल, यानी 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक अनबैलेंस सेग्रेगेशन दे रखी है और इसका स्टैंडर्ड स्टेट में ई नॉट सेल इज़ 0, ई नॉट सेल इज़ 0.02, बहुत कम है, बट एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0.02। अच्छा, इस सेल में जो कैथोड है नाइट्रेट आयन, उसका हमें हाफ रिएक्शन दिया हुआ है कि उसका हाफ रिएक्शन इतना, उसका पोटेंशियल इतना है। तो हमें बताना है कि सेल पोटेंशियल कब 0 होगा, सेल पोटेंशियल किस पीएच पे 0 हो जाएगा अगर बाकी सारी स्पीसीज़ किस पीएच पे 0, मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन वैरी कर रहे हैं, तो H+ की किस कॉन्सेंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और हमें बाकी जितनी सारी स्पीसीज़ हैं उनको 1m कॉन्सेंट्रेशन पे रखा है। तो सारी स्पीसीज़ 1m पे है, केवल H+ की कॉन्सेंट्रेशन वैरी करा के हमें सेल पोटेंशियल को 0 करना है। ठीक है, अब देखो, अब एनोड पे कैथोड पे नाइट्रेट है, नाइट्रेट की हाफ रिएक्शन बैलेंस, कैथोड की हाफ रिएक्शन बैलेंस कर रही है। कैथोड पे Hg22+ है, मर्क्यूरस आयन, ऑक्सीड मर्क्यूरस आयन, सॉरी ये रिएक्शन थोड़ी उल्टी हो गई है। अच्छा, अगर हम एनोड की रिएक्शन देखें तो एनोड पे रिएक्शन तो हो रही है Hg22+ से Hg2+, बट ये गड़बड़ लिख दिया हमने। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड की रिएक्शन होगी Hg+2 से Hg+2+2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका पोटेंशियल भी ये नहीं होगा। अब देखो, अगर हम बैलेंस रिएक्शन देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दे तो नेट रिएक्शन मिल जाएगी। तो बैलेंस नेट रिएक्शन ये हो गई, नाइट्रेट आयन +3 H+ + Hg22+, गिविंग यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Hg+2 + HNO2 + 4 वाटर। अब अगर इसका नॉइस इक्वेशन यूज़ करें तो ई सेल लिख सकते हैं कि ई सेल इक्वेशन E नॉट माइनस 0.59 को 0.06 कर दें, बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 यूज़ हो रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेशन Hg2+ का स्क्वायर, HNO2 नाइट्रेट, H+ का H3O+ का होल क्यूब, Hg22+। अब देखो, H+ को छोड़ के बाकी सारी यूनिटी हैं, सबको यूनिटी पुट करिए तो फाइनली सबको यूनिटी पुट करेंगे तो ये H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 आ जाएगा। ई सेल की वैल्यू 0 पुट करें तो उसको 0 पुट किया, और ये 0.02 माइनस 0.03 लॉग 1/H+ H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, पीएच का टर्म ले जाने की कोशिश करें, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0 = 0.02 माइनस पावर 3 है तो 3 को कॉमन ले लें तो माइनस 0.09 लॉग 1/H3O+ है, तो हम इसको माइनस लॉग H3O+ लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब pH = नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कॉन्सेंट्रेशन, तो या नेगेटिव लॉग ऑफ H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन, तो इस लॉग H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं pH, है ना, लॉग H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं माइनस pH। सो यहाँ हम इसको ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमने यहाँ जो क्यूब रूट था, इसको क्यूब रूट को कॉमन कर दिया, तो ये बन गया 0.09 लॉग S, और 1 लॉग 1/x माइनस लॉग x, तो माइनस लॉग x को ये इसको पॉजिटिव कर दिया। अब देखो, लॉग H3O+, नेगेटिव लॉग ऑफ H3O+ इज pH, तो लॉग H3O+ इज माइनस pH, इसको माइनस pH पुट कर दिया, और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो pH की वैल्यू 2/9 आ जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी
कंपोजिशन में आसान सा ही है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के कितने मोल पास होंगे सर्किट से जब इतना मोल Hg+2 और इतना मोल HNO2 आर प्रोड्यूस इन द सेल। अब देखो एक प्रोडक्ट HNO2 जो है वो कैथोड का प्रोडक्ट है और Hg+2 इज एनोड का प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा बैलेंस रिएक्शन लिखें और ये भी मेंशन किया कि इनिशियली Hg+2 के और नाइट्रोजन के इतने मोल्स हैं। बैलेंस रिएक्शन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था वही लिख लेते हैं। इनिशियली नाइट्रेट का 0.4 मोल है, H+ बताया नहीं है तो हम उसको कुछ नहीं लिख रहे हैं। Hg+2 के Hg22+ के 0.5 मोल्स हैं। अच्छा, जिस इंस्टेंट की बात की जा रही है उसमें Hg+2 के 0.6 मोल प्रोड्यूस हो गए और HNO2 के 0.3। ये 2 होना चाहिए तो ये 1 होना चाहिए, तो ये 0.6 तो ये 0.3, तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो मेंटेन कर रखा है, अच्छी बात है। अब देखो इसका 0.3 मोल प्रोड्यूस होता है, HNO2 का अगर 0.3 मोल प्रोड्यूस होता है तो अगर हम बैलेंस रिएक्शन कैथोड की देखें तो कैथोड की बैलेंस रिएक्शन में देखेगा कि HNO2 का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के 2 मोल यूज़ हो रहे हैं। तो HNO2 का अगर 0.6 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मोल्स HNO2 का अगर 0.3 मोल प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन के मोल्स हो जाएंगे उसके डबल यानी 0.6 मोल। ऐसा ही हम एनोड पे भी देख सकते हैं कि एनोड की जो रिएक्शन है वो मर्क्यूरी साइन वाली है, उसमें Hg+2 से इसको अगर Hg+2 से ऑक्सीडाइज होके 2Hg+2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन के जितने मोल्स हैं इसके 2 मोल्स उसके भी 2 मोल्स, तो Hg+2 के 0.6 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के भी 0.6 मोल प्रोड्यूस होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉन भी 0.6 मोल यूटिलाइज होना चाहिए। तो यहाँ अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 मैथ्स 2 कॉलम में। मैथ्स 2 कॉलम में जो पहला सवाल है उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं HCl की ZnCl2 के साथ। HCl और ZnCl2 दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो Cl मास की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। Cl मास की कॉन्सेंट्रेशन इधर मेंशन है। Cl मास की कॉन्सेंट्रेशन विल बी 50 ml इंटू 3 और इसके 1 से 2 आएगा 150 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम विल बी 150 + 50 यानी 200। तो ये आ गया। अब देखो 50 इंटू 3 यानी 150 और 50 इंटू 3 यानी 150 आ गया और 150 100 डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन है RONA का। अब देखो RONA एक सॉल्ट है किसका, तो ROH एसिड और NaOH बेस का सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट में एसिड जो है वो वीक एसिड है, तो इस सॉल्ट की वाटर में हाइड्रोसिस होगी और वाटर में जब इसके हाइड्रोसिस होगी तो एनायनिक हाइड्रोसिस है और सॉल्यूशन का pH बेसिक होगा। ठीक है, अब एनायनिक हाइड्रोसिस है तो इसका हम अगर KH निकालें तो KH विल बी KW/KA और ये आ गया 10⁻14/3 इंटू 10⁻13 यानी 1/30।
अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, 10⁻³ है, और x मान लीजिए कि x वो कॉन्सेंट्रेशन जो हाइड्रोलाइज हो गई, सो बचेगी 10⁻³ - x, और ये x और kh लिख सकते हैं कि kh इक्वल्स टू x² अपॉन 10⁻³ - x, और इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू 10⁻³ आ गई। अब x जो है वो OH मास की कॉन्सेंट्रेशन है, और हमें पता है कि H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स टू 10⁻14, और OH माइनस अगर 10⁻³ है तो H प्लस हो गया 10⁻11, एंड pH इज ऑल्सो 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में हमें डिफरेंट सॉल्ट्स की डिफरेंट सॉल्ट्स की वाटर सॉल्युबिलिटी के बारे में कमेंट करना है। AgBr में Ag प्लस और Br माइनस दोनों स्ट्रॉन्ग से आ रहे हैं, सो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में हाइड्रोलिसिस से अफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक सॉल्यूशन इज मोर देन प्योर वाटर। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो H प्लस है वो Br माइनस के साथ कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो सॉल्युबिलिटी की ऑप्शन से भी इफेक्ट नहीं होगी। सॉल्युबिलिटी इन स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन इज मोर देन दैट इन प्योर वाटर, गलत बात है, क्योंकि AgBr में Ag प्लस AgOH से आ रहा है, और AgOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सो सॉल्युबिलिटी बेसिक मीडियम में भी चेंज नहीं होगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन एनायन। हाँ, एनायन अगर Br माइनस ऐड कर देते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रिया है AgBr की, Ag प्लस Br माइनस वाली, अगर Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। सो इसका हो गया केवल ऐसा ऑप्शन। AgCN का देखते हैं। AgCN भी डिसोसिएट होकर Ag प्लस Cn माइनस प्रोड्यूस करेगा। अब वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगी, क्योंकि Cn माइनस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। अच्छा, एसिडिक सॉल्यूशन में Cn माइनस H प्लस के साथ कंबाइन कर जाएगा, सो इन एसिडिक सॉल्यूशन Cn माइनस गेट्स प्रोटोनेटेड, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इंक्रीजेस। अच्छा, साथ में अगर Cn माइनस का कॉमन इफेक्ट हो तो एक्सेस ऑफ Cn माइनस के साथ AgCN कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फ्री एजेंट है, सो सॉल्युबिलिटी AgCN की एक्सेस ऑफ कॉमन आयन में इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड एसोसिएट होके OH माइनस प्लस Fe+3 प्रोड्यूस करेगा। अब देखो एसिडिक सॉल्यूशन में OH माइनस के साथ H प्लस कंबाइन कर जाएगा, सो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छा अगर कॉमन एनायन रख देते हैं OH माइनस तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जिंक हाइड्रोक्साइड का केस पे Zn+2 इंटू OH मास की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है, सो सॉल्युबिलिटी एसिडिक सॉल्यूशन में जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है, तो ये H+ के साथ भी कंबाइन करेगा और OH माइनस के साथ, सो इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज इन बोथ एसिडिक एज वेल एज स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, इसमें ए ऑप्शन जो है ये, इसमें हमने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन की सेल बनाई है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर एनोड और कैथोड दोनों पर हाइड्रोजन है तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। अच्छा एनोड पे देखें, एनोड पे OH मास की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखी है, तो अगर एनोड पे OH मास की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो H+ एट एनोड विल बी Kw अपॉन 10⁻⁻2, दैट इज H+ एट एनोड इज 10⁻⁻12। वैसे ही H+ एट कैथोड HCl की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है, सो H+ एट कैथोड विल बी 10⁻⁻2m।
अब अगर हम इसमें नेट सेल रिएक्शन देखते हैं तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी H2 हाफ H2 एट एनोड और H प्लस एट कैथोड, हाफ H2 एनोड पे ऑक्सीडाइज होके H प्लस एट एनोड प्रोड्यूस कर देगा और H प्लस एट कैथोड रिड्यूस होके H2 एट कैथोड का हाफ मोल प्रोड्यूस कर देगा। तो इसका ई सही लिखेंगे तो ई नॉट सेल तो ज़ीरो हो गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सही है, और ई सही विल बी 0.059/1 लॉग H प्लस एट एनोड अपॉन H प्लस एट कैथोड। एनोड पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻12 आ गई और यहाँ 10⁻2 आ गई, तो यहाँ पुट करेंगे तो 10⁻12 अपॉन 10⁻2 दैट इज़ 10⁻10 और log 10⁻10 इज 10, सो pH सो सेल पोटेंशियल विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.59 वोल्ट। ठीक है, और ये वैल्यू देखें तो ये कॉन्सेंट्रेशन सही है, ई नॉट ई सही इज ग्रेटर देन 0, सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होती तो ई सही की वजह 0 आती। सेल विल हैव सेम EMF एज द वन मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। गलत बात है, अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का यूज़ करते तो ई सेल विल बी 0, ई नॉट सेल भी 0 हो जाता और ई सेल भी 0 हो जाता। अच्छा, अगर हम दोनों को diluting each electrode's solution to double volume would not affect the EMF of the cell। अगर हम दोनों का वॉल्यूम डबल कर दें तो जैसे ही हम दोनों का वॉल्यूम डबल करेंगे, दोनों का वॉल्यूम अगर हम डबल करते हैं तो अगर दोनों का वॉल्यूम डबल हुआ एनोड एंड कैथोड दोनों का, तो एनोड का अगर वॉल्यूम डबल किया तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH मास की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻2/2 हो गई। सो H प्लस एट एनोड विल बी डब इसका 2 टाइम्स और ये इसका बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे सेल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में हमने जिंक और Ag का इलेक्ट्रोड बनाया है। जिंक और Ag का इलेक्ट्रोड है, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइडेड है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइडेड है। नेट सेल रिएक्शन देखें यहाँ पे, तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी जिंक एनोड पे है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और Ag प्लस का रिडक्शन होगा, तो 2Ag प्लस रिड्यूस होके और जिंक ऑक्सीडाइज होके बनाएगा जिंक प्लस 2 से बन गया 2Ag। नेक्स्ट इक्वेशन लिखें तो E सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल इज Rp ऑफ कैथोड माइनस Rp ऑफ एनोड माइनस 0.059/2 लॉग जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें तो इतना आ जा रहा है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में हमने एनोड पे ड्यूटेरियम की हाफ सेल रखी है और कैथोड पे हाइड्रोजन की हाफ सेल है, तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन है नहीं। अच्छा, अगर हम इसका ई सेल निकालें तो ई नॉट सेल भी कितना, तो ई नॉट सेल निकालने के Rp ऑफ कैथोड पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का तो 0 हो गया और ड्यूटेरियम का हो गया माइनस 0.01, तो ई सेल इज़ 0.01। अच्छा, इसमें अगर हम सेल रिएक्शन लिख देते हैं तो D2 एनोड पे है तो D2 से 2D प्लस और 2H प्लस रिड्यूस होके H2 बना देंगे, तो ई सेल विल बी ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग D प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू पार्शियल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन D2 का पार्शियल फ्रैक्शन टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। D प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1
तो 0.1 का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये भी प्रोवाइडेड है 0.001 एटीएम, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 का स्क्वायर, और ये हो गया 0.0। तो यहाँ से देखेंगे ई साई की वैल्यू 0.01 वोल्ट आ रही है, जो ई नॉट साई के बराबर है। तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में साई को लेते हैं तो ई साई, तो उस केस में जो ई साई पोटेंशियल आएगा और इस केस में जो आ रहा है दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ केस है ये वाला AgBr का। तो फोर्थ केस AgBr का केस है, इसमें Ag का Ag का इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड इधर भी है और Ag का इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड इधर भी है। अब इसमें देखें तो AgBr वायु पे ऑक्सीडेशन है और Cl माइनस वायु पे रिडक्शन हो रहा है। सो ई सेल विल बी ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन लॉग Cl माइनस अपॉन Br माइनस, क्योंकि जब सेल रिएक्शन देखेंगे तो सेल रिएक्शन में एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो Ag प्लस Br माइनस, एनोड की अगर हाफ सेल रिएक्शन देखें तो Ag Br माइनस के साथ कंबाइन होके Ag प्लस Br माइनस AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की हाफ से रिएक्शन हो गई। कैथोड की हाफ से रिएक्शन है AgCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन से Ag प्लस Cl माइनस। नेट रिएक्शन में देखेंगे तो Cl माइनस प्रोडक्ट में आएगा और Br माइनस रिएक्टेंट में आएगा। बाकी सारी स्पीसीज सॉलिड है, सो ई साई विल बी ई नॉट साई माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग Cl मास की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Br मास की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका हम इस KSP से निकाल सकते हैं। सो ये हो गया ई नॉट सेल और ये वैल्यू हो गई Cl माइनस एंड Br माइनस, और सबकी वैल्यू स्पोर्ट कर दे तो यहाँ देख रहे हैं कि ई सेल इज 0, तो सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है।